साथियों नमस्कार। कक्षा 10 का आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में रसायन। रसायन क्या है? अम्ल और क्षार और लवण, विभिन्न तत्वों के बारे में अध्ययन है, वही है। तो इस अध्याय में हम खास तौर से अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, पदार्थ और स्वाद, इनकी प्रकृति के बारे में शुरू में समझ लें। अम्ल होते हैं खट्टे, क्षार कैसे होंगे? कड़वे, और लवण नमकीन। सब परिचित हैं इससे, तो सब जानते हैं। अम्ल के बारे में देखें तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो एसिडस शब्द से हुई है। एसिडस जिसका अर्थ होता है खट्टा, और ये एसिडस आगे जाके एसिड बन गया। क्षार पदार्थ की बात करें, स्वाद में तो कड़वे होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। और यदि आप हाथ लगाएंगे तो ये चिकने होंगे, जैसे साबुन के हाथ लगाते हैं। साबुन भी क्या है? क्षार का ही रूप है, चिकने होंगे। अब बात आती है आगे कि तनु या सांद्र अम्ल क्या है कि, और तनु या सांद्र क्षार तो नहीं है। यदि अम्ल या क्षार में जल की मात्रा अधिक हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे? तनु कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? तनु अम्ल या क्षार। अब यदि उसमें जल की मात्रा कम हो गई, अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? सांद्र कहलाएगा। तो सांद्र और तनु में फर्क यह है कि सांद्र ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तनु कम क्रियाशील होते हैं। समझ रहे हैं आप? जिस पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी तो वो क्रियाशील भी कम हो जाएगा। अब लवण की बात करें। लवण कैसे बनते हैं? जब अम्ल और क्षार में क्रिया कराई जाती है तो वो दोनों उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होने से मतलब है कि अपने अपने गुण खो देते हैं। उनमें अम्ल और क्षार के गुण अब उस विलयन में नहीं रहते हैं, और वो क्या बन जाता है? लवण, और जल का निर्माण वहां पे हो जाता है। अब प्रश्न एक और है कि प्रबल और दुर्बल, अम्ल और क्षार दोनों ही हैं, इनको दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं हम। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि जैसे आप उनको पानी में विलय करोगे तो वो पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे, प्लस और माइनस, धनायन और ऋणायन में पूरी तरह से विघटित हो जाएंगे, चाहे प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो। जबकि जो दुर्बल अम्ल या क्षार होंगे वो विघटित कम होंगे। तो देखिए, यदि हमने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में क्रिया कराई तो उदासीन हो जाएगा लवण। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार में क्रिया कराएंगे तो उदासीन होगा जो भी बनेगा पदार्थ। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार में क्रिया कराएंगे तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? अम्लीय लवण, क्योंकि हमने प्रबल क्या रखा है? अम्ल रखा है। ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार में कराएंगे तो वो लवण कैसा होगा? क्षारीय लवण होगा। तो जिसकी प्रबलता ज्यादा है वही सामने आएगा, उसके गुण ज्यादा स्पष्ट होंगे। पिछले अध्याय में भी हमने क्या पढ़ा? प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन में प्रभावी तो प्रकट हो रहा है, ठीक वही स्थिति यहां पर है। अब देखिए आप, लवणों के उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं। लवणों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये उबलेंगे, या ठोस से द्रव बनेंगे या द्रव से गैस बनेंगे। देखिए आप, HCl और NH4OH में क्रिया कराई गई। HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। HCl क्या है? प्रबल अम्ल। जबकि NH4OH क्या है? दुर्बल क्षार। तो जो लवण बना NH4Cl वो क्या है? अम्लीय हो गया। कैसा है वो? अम्लीय। और जल तो बनेगा ही, क्योंकि अम्ल और क्षार में क्रिया होगी तो लवण और जल बनते ही हैं। दूसरा देखिए आप, CH3COH एसिटिक अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, कास्टिक सोडा। इन दोनों क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा, क्योंकि क्षार यहाँ पे प्रबल है। ये पाठ के ही नोट्स हैं, अलग कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से आए, नहीं है, बिल्कुल आपकी किताब से ही है। तो आप समझ गए होंगे, ये जो ऊपर लिखा गया है उसके उदाहरण आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, अगला पॉइंट आता है क्रिस्टलन जल। कई बार इस टॉपिक पे प्रश्न भी दे दिया जाता है, 1 नंबर का या 1.5 नंबर का। 1 नंबर से कम तो नहीं आता है। लवण क्रिस्टलन के रूप में होते हैं। लवण क्या है? क्रिस्टल के रूप में है। उनकी आकृति निश्चित है, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम। लवणों के इकाई सूत्र को लिखने में
जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा है, ये जो आप कपड़े धोने का सोडा है उसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, यानी एक अणु में 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं। सोडियम कार्बोनेट लवण में 10 अणु जल के क्रिस्टलन जल के हैं। जैसे अब जिप्सम में देख लो आप CaSO4.2H2, यहाँ 2H2 हैं। फिर आप K2SO4, Al2SO4, 24H2O, यहाँ पे 24, ये क्या है, फिटकरी। तो आप इनके सूत्र भी याद कर लें। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लिखा गया है क्रिस्टलन जल को, 2H2O, 24H2। अब देखिए कि अम्ल और क्षार की पहचान या उनकी क्रिया, इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं। आर्यनीय सिद्धांत और ब्रांस्टेड-लॉरी और लुईस संकल्पना, ये 3 सिद्धांत हैं आपके अध्याय में जिनका अध्ययन हम आज करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करें कि अम्ल की जो आर्यनीय संकल्पना है कब दी गई है, 1887 ईस्वी में। क्या विशेषताएं हैं, इधर अम्ल के बारे में बताया गया, इधर क्षार के बारे में बताया गया है। ध्यान से देखें आप। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन क्या, धनायन है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो धनायन बन जाता है। पहचान क्या हो गई, कोई भी पदार्थ जिसको जल में घोला गया तो जो आयन देगा उनमें से एक आयन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, देखिए आप H+ और Cl-। नाइट्रिक अम्ल है HNO3, H+ और NO3-। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, H+ और SO4 सल्फेट आयन हो गया और हाइड्रोजन आयन नाइट्रिक आयन। एसिटिक अम्ल है, देखिए H+ और CH3CO- ऋण आयन और धन आयन। H+ सब जगह आ रहा है। कार्बनिक अम्ल H+ और HCO3। तो हर जगह आप देख रहे हैं अम्ल में, जैसे आप इसको विलय करेंगे पानी में तो ये हाइड्रोजन आयन अवश्य देंगे। दूसरी बात क्षार की करें, आपको ध्यान भी होगा, क्षार जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH-। इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, क्या नाम बन गया इसका, हाइड्रोक्सिल आयन। ये ऋणायन है, जबकि हाइड्रोजन क्या था, धनायन था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, K+ और OH- आ रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी OH- मिला आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी OH- मिला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी आपको OH- मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से भी आपको OH- मिला। यानी ये सभी क्षार, इनकी क्षार क्यों है ये, क्योंकि हमारा सूत्र के, हमारा जो नियम क्या कह रहा है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो ये सभी देखिए आप OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या नाम माना गया, क्षार। ये आर्यनीय की संकल्पना है, उसकी अवधारणा है। अब बात करें प्रबल अम्ल। देखिए मैं पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्रबल अम्ल क्या है। कुछ अम्ल जल में पूर्ण तरह आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। और दुर्बल की क्या है, जो अम्ल जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा गया, दुर्बल अम्ल कहा गया। ठीक यही बात क्षार के साथ भी है। देखिए प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन से हैं भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और दुर्बल अम्ल के क्या है, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। समझ रहे हैं आप। इसी तरह प्रबल क्षार की बात करें, वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है, आयनित हो जाते हैं, वही KOH और NaOH। दुर्बल क्षार है जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। दोनों चीजें एक ही हो गई, लेकिन बात वही है कि यहाँ OH आयन, यहाँ H आयन है। अब आगे चलें आप, एक और आयन हाइड्रोनियम आयन। कई बार टिप्पणी लिखिए, ये आ जाता है, टिप्पणी लिखिए। और जब ऐसा प्रश्न आता है तो हमें हाइड्रोनियम आयन के बारे में, ज़्यादा लंबा नहीं है, 3-4 लाइन का, लेकिन बताना तो पड़ेगा आपको। नहीं बताएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोनियम आयन क्या है, अम्ल के जलीय विलयन में हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन किस फॉर्म में मिलेंगे वहां पे आपको, मुक्त हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ही जल्दी क्रिया करते हैं।
अतः ये क्या करते हैं, सीधे जल से ही क्रिया कर लेते हैं। जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O+। 3 H हो गए ना, जल में क्या होता है 2 H होते हैं ना, H2O, एक और जुड़ गया तो H3O, और प्लस क्यों गया, धनायन बन गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। तो H3O+ को क्या नाम दिया गया, हाइड्रोनियम आयन। H+ आयन प्लस H2 क्रिया हुई, H3O+ बन गया। अब बात करें आर्यनेस के अनुसार, अब उदासीनीकरण की बात करें, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा समझा रहे हैं। लवण और जल का निर्माण होता है इस क्रिया में। आर्यनेस के अनुसार अम्ल और क्षार क्रिया करवाने पर अम्ल के H तथा क्षार के OH आयन परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण, बहुत ही आसान है। उदासीनीकरण क्या है, अम्ल और क्षार की क्रिया कराइए तो लवण और जल बन जाएंगे, बात खत्म। बस इतना ही सही आपको समझना है, और इसका उदाहरण याद कर लीजिए। देखिए ना यहाँ पे Cl और Na तो मिलके क्या बना रहे हैं, NaCl नमक बन गया आपका, और H और OH H2O बन गया, तो लवण और जल बन गया। ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों प्रबल हैं, इसलिए उदासीन हो गया, बिल्कुल सीधी सी बात है। यदि एक प्रबल एक और एक दुर्बल होता तो जो प्रबल होता वो प्रबल लवण, अम्लीय लवण या क्षारीय लवण बनता, लेकिन यहाँ दोनों ही प्रबल हैं, तो लवण कैसा है, उदासीन है, उसमें किसी का कोई गुण नहीं है। अब देखिए आर्यनेस की संकल्पना उन अम्लों एवं क्षारों के लिए उपयुक्त थी जिनमें क्रमशः H+ और OH आयन होते हैं, परंतु इससे हाइड्रोजन विहीन अम्लों तथा OH विहीन क्षारों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाता। क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो आर्यनेस ने संकल्पना दी सही है, लेकिन कई अम्ल ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं है, और कई क्षार ऐसे हैं जिनमें OH आयन नहीं है, तो क्या फिर वो अम्ल और क्षार नहीं है, हैं? लेकिन उनका आधार कुछ और है। उस आधार की बात हम आगे संकल्पना जो हमें दी गई है, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, उसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। ब्रांस्टेड और लोरी महोदय क्या समझाना चाहते हैं हमें, हम अवश्य समझेंगे, प्रयास करेंगे पूरा। ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, डेनिश रसायनज्ञ, कौन थे ये, डेनिश देश के, डच, जोहान्स ब्रांस्टेड 1874 से 1936 तक इनका जो जीवन काल है वो ये है। डेनिश रसायनज्ञ है जोहान्स ब्रांस्टेड 1874 से 1936, और अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एन लॉरी, ये भी 1876 से 1936 है, 1936 जो भी है। दोनों के ब्रांस्टेड और लोरी सरनेम से ये संकल्पना, दोनों मिलकर काम किया होगा, जो भी होगा। अम्ल क्या है, प्रोटॉन दाता, और क्षार क्या है, प्रोटॉन ग्राही। जो प्रोटॉन का डोनर है, जो प्रोटॉन देता है वो क्या है, अम्ल, और जो क्षार क्या है, जो प्रोटॉन लेता है वो क्या है, क्षार हो गया। समझ रहे हो, प्रोटॉन देने वाला तो अम्ल और प्रोटॉन लेने वाला क्षार। आगे एक अवधारणा और आएगी, वो इलेक्ट्रॉन पर आधारित होगी कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो अम्ल और इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार। तो हम पहले इसकी बात कर लें। He एक सिंबॉलिक है, अम्ल कहा गया, B क्षार है, ये H आयन दे देगा, कैसे देगा, और ये किसको कौन लेगा, क्षार ले लेगा। देखिए आप Hb से जुड़ गया ना, संयुग्म में अम्ल हो गया, और ये संयुग्म में क्षार हो गया, क्योंकि अम्ल से जुड़ गया, ये हाइड्रोजन से संयुग्म में अम्ल नाम दिया गया उसको, और ये संयुग्म में क्षार, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। देखिए आप, प्रोटॉन देना अम्ल का काम जो संयुग्म में क्षार कहलाएगा, और प्रोटॉन लेना क्षार का काम जो संयुग्म में अम्ल कहलाएगा। ये आपको याद करने, उदाहरण से ध्यान रखें आप। H2O में क्या होगा, अभी तो ये अम्ल का काम कर रहा है, तो ये H आयन देगा, तो क्या बनाएगा, OH माइनस। OH माइनस क्या कहलाएगा भाई, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, अम्ल संयुग्मी, क्या नाम दिया इसको, संयुग्मी अम्ल कहें या अम्ल संयुग्मी कहें, क्योंकि H आयन दे रहा है। NH3 NH4 में बन गया, ये क्षार संयुग्मी आयन, क्या कहेंगे इसको हम, क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। HCl H2O, HCl क्या कर रहा है, अम्ल प्रोटॉन दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, H2O अम्ल हाइड्रोजन ले रहा है, तो संयुग्मी अम्ल। जो क्षार है वो संयुग्मी अम्ल बन जाएगा, जो अम्ल है वो संयुग्मी क्षार बन जाएगा। तो ये आधार क्या है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन देने पर। लेकिन फिर इसमें भी समस्या आएगी, देखो आप आगे। ये संकल्पना अप्राकृतिक अम्लों एवं क्षारों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड SO2 BF3
आदि के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं करता है। अतः इलेक्ट्रॉन के लेन देन के आधार पर नई संकल्पना प्रस्तुत की गई। मैंने क्या कहा, सबसे पहली तो उदाहरण हमारी आर्रेनियस, जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पर बात करती है। दूसरी अवधारणा हमारी ब्रांस्टेड लोरी की, जो हाइड्रोजन के आदान प्रदान की बात करती है। और तीसरी अवधारणा और है, वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो अम्ल है और इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार है। प्रोटॉन का उल्टा हो गया, प्रोटॉन देने वाला तो क्या था, अम्ल, और प्रोटॉन लेने वाला क्षार, और तो अम्ल इसका उल्टा हो जाएगा, क्या, इलेक्ट्रॉन पे जो ले रहा है वो अम्ल और इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार। देखिए इसको, इसका नाम है अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। देखिए लुईस ने किसका आधार लिया, इलेक्ट्रॉन को आधार लिया कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन के आधार पर भी हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार है। लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अम्ल हो गया। क्षार के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, दाता है तो ये क्षार कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो क्या होगा, लेकिन एक बात खास है, ये एकल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या दान नहीं करेंगे, युग्म, एक साथ कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे या ग्रहण किए जाएंगे, युग्म में 2, 4, 6, इसी तरह से इनका आदान प्रदान होगा। ऐसा नहीं कि 1, 2, 3 एक में फिर 3, 4, 5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब ये परिणाम क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, क्योंकि एक दाता है और एक लेने वाला है। सहसंयोजक बंध तो जब होता है जब एक दोनों मिलाएं, दोनों बराबर भागीदारी करें तो इसे सहसंयोजक बंध कहेंगे। लेकिन उप सहसंयोजक बंध की क्या विशेषता है कि एक ही डोनर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो देके भूल जाए, जैसा आयनिक बंधों में होता है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले लिया, वो लेना देना फाइनल हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं उस पर दाता का भी अधिकार रहता है और जो ग्राही है, लेने वाला है, उसका अधिकार भी रहता है। इसलिए इसे उप सहसंयोजक बंध कहा गया है। देखिए उदाहरण, BF3 अम्ल है, NH3 जो भी है क्षार है। अब इसमें क्या हुआ समझें आप, NH3 और BF3 ये यहाँ ध्यान से देख लें। NH3 के बाहरी जो आउटर कक्ष है उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है स्टक पूरा करने के लिए। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान दे देता है, लेकिन दान ऐसा नहीं है, स्थायी नहीं है, ये भी इसको काम मिलेगा और ये इसको भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, उप सहसंयोजक बंध। BF3 में B का अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति NH3 में N के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाकर की जाती है। तो देखिए लुईस अम्ल के उदाहरण और भी हैं, कौन कौन से हैं, BF3, AlCl3, Mg+2, Na+ एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, इसलिए इनको अम्ल कहा गया है। और इलेक्ट्रॉन दाता कौन है, H2O, NH3 एकल युग्म है इनके पास, OH-, क्लोरीन-, ये सब दाता हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन के दाता हैं। तो ये लुईस क्षार हैं और इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहलाएंगे। इस प्रकार अम्ल और क्षार केवल H और या OH आयन युक्त पदार्थ ही नहीं होते हैं। इस संकल्पना के आधार पर हाइड्रोजन रहित पदार्थों के अम्लीय व क्षारीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। अब आप देख रहे हैं ना उदाहरणों में, कहीं किसी के पास हाइड्रोजन है क्या, जरूरी है क्या, नहीं है ना, तो भी वो अम्ल है। जबकि आर्यनिस महोदय क्या कह रहे थे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के आधार पर ही हम ये निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन ब्रांस्टेड लोरी ने प्रोटॉन के आधार पर किया और लुईस महोदय ने इलेक्ट्रॉन के आधार पर यह निर्धारण किया कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो आज के लिए इतना ही है, इसको ध्यान से देखें, उदाहरण अवश्य याद करें, क्योंकि जब इस अध्याय से प्रश्न आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि जो परिभाषा है वो तो लिख देंगे, गुण लिख देंगे, लेकिन उदाहरण नहीं लिखते हैं, इसी वजह से मार्क्स काट लिए जाते हैं। अतः उदाहरण अवश्य याद करें, कोई समस्या हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।